हेलो डियर स्टूडेंट्स, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 5 इसका हम थर्ड चैप्टर देखने वाले हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस। इसके पहले हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी देख चुके हैं। उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट के साथ पूरे एंट्रेंस कॉर्नर हमने पढ़ा रखे हैं। आप चाहे तो वो वीडियो अभी जाकर देख सकते हैं। और आज हम ये तीसरा चैप्टर का सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट सीखने वाले हैं। आपको अगर पूरा चैप्टर समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा अगर आपको लगता है तो इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट आप पूरा और लास्ट तक ज़रूर देखिए। बेसिक कंसेप्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये इसके बारे में हमने यहाँ पे लिख रखा है और एक एक करके हम यहाँ पर अभी देख लेंगे। सबसे पहले हम फ्रैक्शन देखने वाले हैं। थोड़ा हम डायग्राम के ज़रिए हम सीख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया है। अगर मैं इसके 2 पार्ट बनाऊँ, एक सर्कल के हमने 2 पार्ट बनाए हैं, इसलिए ये वाला जो पार्ट है इसे हम हाफ बोलेंगे। इसी तरह से ये भी हाफ हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी सर्कल के हम 4 पार्ट बनाएंगे, 1 2 3 और 4। और एक सर्कल के हमने 4 पार्ट बनाए हैं। तो फिर 4 पार्ट बनाने के बाद अब इसे हम क्या बोलेंगे, क्वार्टर पार्ट बोलेंगे। क्वार्टर यानी 1/4। ओके, तो फिर ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है। इससे एक बात ज़रूर समझ जाएंगे कि अगर ये 1/4 है, फिर से 1/4, ये भी 1/4 है और ये जो पार्ट है ये भी 1/4 है, यानी क्वार्टर है, ठीक है। देखिए कितने पार्ट है टोटल, 1 2 3 4 पार्ट है। डिनोमिनेटर सेम है तब ऊपर के हम क्या कर लेते हैं, सिर्फ एडिशन कर लेते हैं। 1 + 1 + 1 + 1 यानी 4 और 4 कैंसिल हो गए 1। यानी देखिए अगर हम इसकी एडिशन भी करेंगे, 4 पार्ट की अगर हमने एडिशन कर ली तो आंसर आ रहा है 1, यानी पूरा सर्कल ये आंसर है इसका। अब हमने जब सबसे पहली बात हमने जब हाफ पार्ट बनाए थे, हाफ पार्ट हमने कितने बनाए थे, सिर्फ 2 बनाए थे, ठीक है। तो फिर इसी हिसाब से इसका भी आंसर 1 आना चाहिए। अब आता है कि नहीं आप देख लीजिए। 2 डिनोमिनेटर सेम है इसलिए 2 लिखा मैंने, और 1 + 1 2 और 2 सेम है, कैंसिल हो गया। इसका भी आंसर 1 आ रहा है। आपको इस बात से पता चल गया होगा कि अगर जितने भी पार्ट्स हम बनाएंगे उन पार्ट्स को, सभी पार्ट्स की अगर हम एडिशन कर लेंगे तो जितनी डायग्राम थी पहले ना, यानी 1 थी तो 1 ही आंसर आ जाएगा। हम कभी कभी लिखते हैं 2/4, 3/4 भी लिखते हैं और 1/4 भी लिखते हैं। अब इस डायग्राम में देखिए 1/4 मतलब 4 में से फर्स्ट पार्ट क्या है, शेडेड है, ऐसा हम बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितना पार्ट शेडेड है, 1/4 यानी 1 क्वार्टर। 4 में से 1 पार्ट शेडेड है। अगर 2/4 लिखना है तो हम 2 पार्ट्स को शेड करेंगे। अब 3/4 कब बोलेंगे, जब हम तीनों पार्ट शेड करेंगे तब बोलेंगे इस डायग्राम के 3/4 यानी 3 of 4 पार्ट्स आर शेडेड, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब चौथा भी डायग्राम अगर हम चौथा भी पार्ट अगर हम शेड कर लेंगे तो ये भी 4/4 हो जाएगा, यानी 4/4 यानी 1 पूरी डायग्राम, यानी 1 क्या बता रहा है आपको कि पूरी डायग्राम शेडेड है। 4 में से 4 पार्ट शेडेड है, मतलब पूरी डायग्राम क्या है, शेडेड है। अब आप कोई भी डायग्राम ले सकते हैं, किसी भी डायग्राम के आप कितने भी पार्ट्स बना सकते हैं। देखिए इस डायग्राम के कितने पार्ट्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इसमें से हम 3 पार्ट अगर शेड कर लेंगे तो फिर 8 में से कितने पार्ट शेडेड है, 3 है। अगर शेडेड कितने नहीं है, अगर ऐसा बोलना है तो 8 में से 5 पार्ट शेडेड नहीं है, 1 2 3 4 5। ओके, ऐसे आप बोल सकते हैं। आपको अब इतनी बात तो अच्छे से समझ में आ गई है कि फ्रैक्शन किसे कहा जाता है। प्रॉपर फ्रैक्शन हम उसे कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है। देखिए अगर ये एक फ्रैक्शन है 5/8 और इस फ्रैक्शन में क्या बड़ा है, डिनोमिनेटर, वो भी न्यूमरेटर से, ऐसे फ्रैक्शन। और एक एग्जांपल हम लेंगे 1/2, ये भी है, 3/4 ये भी है, 7/9 ये भी है। देखिए ऐसे सभी नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर
हमेशा उनके न्यूमरेटर यानी ऊपर के नंबर से बड़ा होता है, इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिल्कुल इसका विपरीत है, यानी इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका ऑपोजिट है। वो कैसे? जिस नंबर के फ्रैक्शन में जब न्यूमरेटर बड़े हो, न्यूमरेटर क्या हो? बड़े, यानी 2/1 लिखो आप, 4/3 लिखो, 9/7 लिखिए, ऐसा लिखेंगे तो ये आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नज़र आएंगे। हमेशा ध्यान में रखिए, इसमें इन दोनों में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं। जब डिनोमिनेटर बड़ा हो तो आप उसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोलिए, और जब न्यूमरेटर बड़ा हो तो आप उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलिए। बस ये दोनों बातों से आपको ये अच्छे से ध्यान में रह जाएगा, ठीक है। अगली बात है मिक्स फ्रैक्शन की। देखिए मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जब मैं अगर 5 यहाँ पे लिखूँगा और इसके साथ मैं अगर हाफ पार्ट जोड़ दूँ तो ये 5.5 हो गया, ठीक है। और ऐसे नंबर को हम मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। यानी इसका मतलब क्या होता है? 5 + हाफ। 5 एक पूरा नंबर है और हाफ जो है पूरा नहीं है, वो आधा नंबर है। अब इन दोनों को मिलाकर हम ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर हमें इसे छुड़ाना है और इसको हम अगर दूसरे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आप एक ही बात ध्यान में रखिए कि आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अनुसार जाना है। मगर जाएंगे कैसे? आपको ये इस दोनों का संबंध जो है इनटू का होता है, इतना ध्यान में रखिए। यहाँ पर इन दोनों का संबंध प्लस में होता है, यानी आप इन्हें अब कैसे लिख सकते हैं? 2 × 5 + 1, देखिए 2 × 5 + 1, ठीक है। और डिनोमिनेटर आपको तो लिखना ही है। उसके बाद 5 × 10 + 1, और ये हो जाएगा 11/2। 5 × 10 + 1 11/2। ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया? अभी मैंने आपको बताया था इसका न्यूमरेटर बड़ा है। जब न्यूमरेटर बड़ा हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम बोलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और एक बात बतानी रहेगी, जो कि जब कभी दोनों नंबर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं ना, तब भी हम उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। यानी इसका आंसर कैंसिल होने के बाद 1 आता है, ऐसे नंबर को भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ, और आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लेना। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ऐसे नंबर को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और एक बात इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो, एक जैसे ही हो, ऐसे नंबर को भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। मिक्स फ्रैक्शन के बारे में तो मैं अभी बताया था, ठीक है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम किसे बोलते हैं? देखिए कुछ एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए। मैं लिखता हूँ 20/10, उसके बाद है 10/5, और उसके बाद 6/3, ठीक है। ये नंबर हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। अब एक एक करके हम आंसर निकाल लेंगे। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0 0 कैंसिल, यानी 2/1। इसका आंसर 5 × 10 यानी 2/1, और इसका आंसर 3 × 6 यानी 2/1। 2/1 मतलब इन तीनों का आंसर जो है सिर्फ 2 आया है। अब इनका आंसर अगर सेम आ रहा है तो फिर ये तीनों जो है आपस में एक दूसरे को क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। अगर इनका आंसर इक्वल है तो फिर ये भी फ्रैक्शन अपने आप में इक्वल ही रहेंगे। इसलिए ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। आप अच्छे से ध्यान में रखना, इनका आंसर सेम आया है, इसका मतलब तीनों का आंसर सेम है, इक्वल है, और आंसर सेम होने के कारण ये नंबर भी, ये फ्रैक्शन भी अपने आप में सेम ही है, और इसलिए हम ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, देखिए कितना आसान था। अब अगली बात हम देखेंगे रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन में आप बस इतना ध्यान में रखिए, जो भी फ्रैक्शन दिया गया है उसका आप उल्टा कर ले। उल्टा यानी क्या करेंगे? देखिए रेसिप्रोकल ऑफ 5/8 इज इक्वल टू 8/5।
आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर न्यूमरेटर को, यहाँ पर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाना है और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके जाना है। 8 ऊपर गया, 5 नीचे आया, ये हो गया इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल। आप किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं। 3 ऊपर लिखो, 2 नीचे आ गया, ठीक है। इक्वल नहीं है, इसका रेसिप्रोकल है। क्या है? रेसिप्रोकल, ध्यान में रखिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज बता रहा हूँ और बोर्ड पर मैंने कुछ पार्ट इधर लिखा है, कुछ पार्ट उधर लिखा है, कुछ इधर लिखा है, ठीक है। मगर जब जब मैं बता रहा हूँ तब तब आप वीडियो पॉज करके आप ये जो बेसिक कंसेप्ट है आप अपने बुक में नोट कर लेना है, ठीक है। अब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में देखते हैं, उसके बाद फार्मूला भी देखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है, आप इतना पहले नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लेना। डियर स्टूडेंट्स, अब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देखने वाले हैं और इसमें आपको कभी कभी बहुत ही अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब आपको न्यूमरेटर सेम दिए गए हैं, न्यूमरेटर सेम, तब भी आपको पूछा जा सकता है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। जब डिनोमिनेटर सेम हो तब भी आपको पूछा जा सकता है, डिनोमिनेटर क्या हो? सेम। और ना न्यूमरेटर सेम हो ना डिनोमिनेटर सेम हो, ऐसे टाइम आपको भी पूछा जा सकता है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कैसे होंगे डिनोमिनेटर? डिफरेंट होंगे। न्यूमरेटर भी डिफरेंट हो सकते हैं, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, ये सब भी आपको डिफरेंट दिए रहेंगे, तब भी आपको पहचानना आना चाहिए कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे होते हैं, ठीक है। आपको एक बात तो ध्यान में रखना है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है। आपने पहले बचपन में यानी तीसरी चौथी क्लास में सीखा होगा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब क्या होता है कि नंबर बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। देखिए नंबर सब बढ़ते गए। और डिसेंडिंग में उल्टा हो जाता है, यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा डायग्राम वाइज आपको समझा दूंगा, ग्राफ वाइज। देखिए अगर ये ग्राफ है, इस ग्राफ में मैं बता रहा हूँ असेंडिंग ऑर्डर मतलब ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये क्या हो गया? क्योंकि ये जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं ना वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम इसे असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। और डिसेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल इसका विपरीत होता है। यानी क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो हम उसे डिसेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे, यानी उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा तो हो डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका एग्जाम्पल आप ध्यान में रखिए, यानी आपको हमेशा समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 ये बढ़ते हुए नंबर है और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब 4 3 2 और 1। अगर एग्जाम में आपको इतना आसान नहीं दिया रहेगा, आपको एग्जाम में फ्रैक्शन नंबर दिए रहेंगे, उसका असेंडिंग और डिसेंडिंग आपको बताना पड़ता है। अब मैं यहाँ पर जिसके न्यूमरेटर सेम है ऐसा एक एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ, यानी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। 23/15, 23/12, 23/9 और 23/7। देखिए ये सभी फ्रैक्शन जो है इनमें एक बात कॉमन है, यानी सेम है। कौन सी है? इनका जो न्यूमरेटर है वो क्या है? सेम है। और इसमें मैं डिनोमिनेटर सेम लिखूंगा, ठीक है। 23, 23, 23 और 23, यही नंबर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। 12, 9 और ये 7। अब देखिए मैंने इनको आगे पीछे नहीं किया, मैंने तो सिर्फ ऊपर का नीचे किया है। जब न्यूमरेटर सेम हो और उनके डिनोमिनेटर अगर छोटे छोटे होते जा रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, मगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। ऐसे नंबर को हम, ऐसे सीरीज़ को हम असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? डिवीज़न करके अगर इनके पॉइंट में आंसर निकालेंगे ना तो फिर सबसे बड़ा आंसर किसका होगा? इसका होगा। इसका न्यूमरेटर बड़ा है और इसका डिनोमिनेटर छोटा है। अगर आप इसे पॉइंट में सॉल्व करेंगे ना तो फिर आपको कुछ 3 पॉइंट समथिंग कुछ तो भी मिल जाएगा, ठीक है। मगर आप अगर इसे सॉल्व करेंगे पॉइंट में तो फिर इसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग में मिलेगा। तो फिर आप इससे तो बता सकते हैं कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। हम छोटे फ्रैक्शन की ओर से बड़े फ्रैक्शन की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर है। अगर आप इसे उल्टा लिखेंगे यानी 23/7 इधर लिखेंगे, ये इधर लिखेंगे और ये इधर और ये आखिर में लिखेंगे तो फिर आप इसे कह सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। और मैंने एक ही बात बताई है कि जब न्यूमरेटर सेम हो ना तभी आपको ऐसा करना है। अगर जब डिनोमिनेटर सेम हो तब उसकी बात अलग है।
अब आप इस फ्रैक्शन में देखिए, इस फ्रैक्शन में सबके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, और उसके बाद ऊपर जो न्यूमरेटर है और छोटे छोटे बनते जा रहे हैं। ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर छोटे छोटे बनते जा रहे हैं तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। क्योंकि अब देखिए इसकी वैल्यू सबसे छोटी आएगी क्योंकि इसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है। अगर पॉइंट में निकालेंगे तो इसका आंसर सबसे छोटा रहेगा, और इसका न्यूमरेटर इस 7 से बड़ा है, इसका मतलब ये भी पॉइंट में आ जाएगा, मगर इसका आंसर आपको इसके आंसर से बड़ा मिलेगा। ठीक है, तो फिर इस फ्रैक्शन को हम बड़ा ही बोलेंगे। बात आपको सिर्फ इतनी ध्यान में रखना है, जब डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर छोटे छोटे बनते जा रहे हैं तो ऐसे फ्रैक्शन को आप डिसेंडिंग ऑर्डर बोलिए, और इसे अगर उल्टा लिखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर बोलिए। ठीक है, और यहाँ पर जब न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर छोटे छोटे बनते जा रहे हैं तो ऐसे फ्रैक्शन को आप असेंडिंग ऑर्डर बोलिए, और अगर उल्टा लिखेंगे तो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर बोलिए। अब ये हो गए दो तरीके जो कि आप असेंडिंग और डिसेंडिंग पहचान सकते हैं। जब आपको न्यूमरेटर सेम दिए गए हैं या फिर डिनोमिनेटर सेम दिए गए हैं तब तो आप पहचान सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का सीरीज कैसा होता है। ठीक है, मगर जब वो डिफरेंट दिए गए रहते हैं तब आप कैसे पहचानेंगे, इसके दो तरीके हैं। ठीक है, कैसे पहचान सकते हैं, आपको डिनोमिनेटर का, किसका, डिनोमिनेटर का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और सबके डिनोमिनेटर को आप सेम करके आप इससे आंसर निकाल सकते हैं। एक बार डिनोमिनेटर सेम हो गए तो इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। कभी कभी आप न्यूमरेटर भी सेम कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मगर उसके लिए भी एलसीएम निकालना पड़ेगा। न्यूमरेटर सेम करके आप, डिपेंड करता है कि आपको फ्रैक्शन किस तरह का दिया गया है। ठीक है, अगर न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल कर आप निकालेंगे तो इस तरह से आंसर आपको मिल जाएगा। इन दोनों के अलावा और एक तरीका है, आप पहचान सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे होता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस दिए हुए नंबर को, जितने भी नंबर दिए गए रहेंगे आपको उन सभी नंबर को डिवीज़न यानी डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आप उसको पॉइंट में लिखिए, पॉइंट में आंसर आने के बाद आप पहचान सकते हैं कौन सा बड़ा नंबर है और कौन सा छोटा नंबर है। ठीक है, तो फिर आपको इसमें से भी पता चल जाएगा। सिर्फ एक बात और ध्यान रखिए कि ये जो सिंबल होता है ये ग्रेटर देन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन। ठीक है, और ये जो सिंबल होता है स्मॉलर देन। ओके, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं ऐसे लिखूँगा 9 क्या है, बड़ा है, और 7 जो है छोटा है, हमेशा ध्यान में रखिए ये जो एरो का जो ये वर्टेक्स होता है ना, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है। ठीक है, हमेशा वर्टेक्स जो होता है वो छोटे नंबर की ओर होता है। मैं 7 इधर लिखूँगा तो 9 उधर लिखूँगा। चलो देखिए, अभी 7 छोटा है तो वर्टेक्स इसकी तरफ रहेगा, 7 की तरफ, और यहाँ पर 7 इधर है तो ये वर्टेक्स इधर रहेगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। जहाँ छोटा नंबर देखिए ना, बस उसको तरफ आपको उस सिंबल का वर्टेक्स करना है, मगर रीडिंग करते वक्त थोड़ा अलग तरीका है। 9 इज़ ग्रेटर देन 7, देखिए इसका नाम है ग्रेटर देन। 9 इज़ ग्रेटर देन, क्या है इसका नाम, ग्रेटर देन 7, और 7 इज़ स्मॉलर देन 9, 7 सिंबल का नाम है स्मॉलर देन, 7 इज़ स्मॉलर देन 9। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जहाँ छोटा नंबर है उसके तरफ वर्टेक्स करना है। बेसिक कंसेप्ट के इस वीडियो में अब हम आखिरी चीज़ देखने वाले हैं, वो है फार्मूला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ फार्मूला लिख रखे हैं और इन फार्मूला का आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। इनको मैं आपको अभी अच्छी तरह से समझा दूंगा। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लेटर्स लिख रखे हैं सभी तरफ। ये लेटर्स है मगर आपको इनको लेटर नहीं मानना है, ये कुछ नंबर्स है ऐसे आपको मानना है, और नंबर्स मानकर आपको ये करना है। सपोज ये 5 है, ये 2 है, और ये दोनों सेम है मतलब 3 है, या फिर दोनों सेम है मतलब 10 है, आप कुछ भी समझ सकते हैं। A B C D है, यानी सभी लेटर्स अलग अलग है। इसका मतलब आप ये समझ जाइए कि इनमें सभी नंबर्स क्या है, अलग अलग है। जहाँ सेम लिखा है वहाँ पर समझ जाइए सेम नंबर है, और जहाँ अलग अलग लेटर लिखे हैं वहाँ पर समझ जाइए अलग अलग नंबर्स है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए पहला फार्मूला हम देख लेंगे। ठीक है, एक फार्मूला तो आपको यहाँ पर एक ही दिख रहा है मगर इनमें दो फार्मूला है। कैसे, एक प्लस का है, प्लस रहा तो इधर प्लस लेना है, और माइनस रहा तो माइनस लेना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। इस फार्मूले पर आधारित मैं एक प्रॉब्लम यहाँ पर लेता हूँ।
8/5 प्लस 3/5। देखिए इसमें और इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर b 2 बार लिखा है, इसका मतलब ये भी b है ऐसा मान लीजिए। और फार्मूला के हिसाब से हम क्या करेंगे, जब डिनोमिनेटर सेम है तब डिनोमिनेटर जैसे कि वैसे लिखना है, 5 है तो 5 लिखिए। जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का आपको सिर्फ क्या करना है, एडिशन करना है। 8 + 3 = 8 + 3 होता है 11/5। ये हो गया इसका आंसर। ओके, मगर जब आपको यहाँ पर माइनस दिया गया रहेगा ना, तब आपको यहाँ पर क्या लेना है, माइनस लेना है। और माइनस लेने के साथ साथ इसका भी आंसर चेंज हो जाएगा ना, 8 - 3 हो जाएगा 5। ठीक है, और 5 और 5 कैंसल क्योंकि सेम है, यानी डिवीज़न होता है इसमें। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। देखिए बहुत आसान है ये फार्मूला, आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, डिनोमिनेटर सेम है तब आपको डिनोमिनेटर एक बार लिखने के बाद सिर्फ आपको न्यूमरेटर में प्लस हो तो प्लस या फिर माइनस हो तो माइनस कर लेना है। ओके, अब ये है दूसरा फार्मूला, मगर इसमें भी दो फार्मूले छुपे हुए हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का है, यानी एक प्लस रहा तो प्लस, माइनस रहा तो माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ नंबर लिखता हूँ, मगर अब कुछ अलग अलग नंबर लेता हूँ। ठीक है, 8/5 प्लस 3/2। चलिए देखिए मैंने यहाँ पर सभी नंबर अलग अलग लिए हैं। इसका मतलब अभी क्या करना है आपको, कुछ नहीं, देखिए बहुत आसान है। यहाँ पर प्लस रहा तो प्लस, यहाँ पर इनटू और नीचे भी इनटू। ये आप थोड़ा अच्छे से याद रखिए, थोड़ा अलग तरीके से देखिए, यानी कैसे करना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 8 × 2 प्लस रहा तो प्लस, माइनस रहा तो माइनस। ठीक है, अब 3 × 5, 8 × 2 और 3 × 5। इतना होने के बाद आपको नीचे का भी इंटू करना है, 5 × 2। ऐसे करके आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए 8 × 2 16 प्लस 5 3 = 15 और 5 2 = 10। एडिशन कर लीजिए, कितना हो रहा है, 31/10 हो गया। देखिए बहुत ही आसान था। यहाँ पर अगर माइनस दिया रहेगा तो आपको यहाँ पर भी माइनस लेना है, और यहाँ पर माइनस होता, अगर यहाँ पे माइनस होता तो कितना आंसर आता, 1 आंसर आता, 1/10। अब अगला देखिए क्या दिया गया है, a/b × c/d। इसमें न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर सेम हो या ना हो इसका कुछ भी मतलब नहीं है। सेम हो तो भी यही फार्मूला है और सेम ना हो तो भी यही फार्मूला है। ठीक है, इंटू के लिए और कुछ दूसरा फार्मूला नहीं है। 5 × 3/2/7 रहेगा तो आपको क्या करना है, सीधा ऊपर का ऊपर इंटू, 5 2 = 10 और नीचे का नीचे इंटू, 3 7 = 21 हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब अगला जो है डिवीज़न है, डिवीज़न के आधार पर है। 5/3 / 2/7, मैंने सेम नंबर लिखा है। ठीक है, देखिए जब डिवीज़न है ना, डिवीज़न आपको इसको चेंज करना है। इसमें क्या चेंज कर लेंगे आप, देखिए पहला नंबर तो आपको जैसे कि वैसे लिखना है, और ये जो डिवीज़न दिया गया है इसके जगह पर आप इंटू लिखिए और इसका अगले का जो है उसका रेसिप्रोकल कीजिए। डिवीज़न की जगह पर इंटू लाया और 7 को ऊपर लिखा, 2 को नीचे लिखा, ये हो गया इसका आंसर। अब यहाँ तक करके आपको छोड़ना नहीं है, आगे क्या है, इंटू है तो इंटू कर लीजिए, 5 7 = 35 और 3 2 = 6। ये हो गया इसका आंसर। ये कितने आसान फार्मूले थे। ठीक है, ये सभी फार्मूला आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है, आपके बुक में नोट करके उसे आपको थोड़ा लिख के देखना है। उसके आधार पर छोटे बड़े प्रॉब्लम्स लेके आपको उसके सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको फार्मूला अपने आप याद हो जाएंगे, अलग से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस आपको मैथ्स में तो एक बात ज़रूर है कि कोई याद रखने के लिए आपको बस थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप याद रहती जाएंगी, कुछ भी अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं। यानी याद रखने के लिए आप उसको बार बार रटो, बार बार बोलो, ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बस प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, आपको अच्छे से याद आ जाएंगे।
ठीक है। अब इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट हो गया है, जो कि सभी प्रकार के जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर समझा के दिए हैं। अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए हैं तो आपको ये इसके आधार पर जो चैप्टर है ना वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके आगे हम वीडियो के अगले पार्ट में एंट्रेंस कॉर्नर देखने वाले हैं, ठीक है। वो भी देखने के लिए आप ज़रूर आइए, ज़रूर देखिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। हम ये पूरा कोर्स आपको नवोदय का यहाँ पर फ्री में अवेलेबल करा के दे रहे हैं। इसका आपको बहुत ही अच्छे तरह से फ़ायदा उठाना है। फिलहाल तो हम नवोदय का पूरा कोर्स आपके लिए फ्री में ला रहे हैं। इसके बाद हम 10th स्टैंडर्ड हो या फिर 12th स्टैंडर्ड हो, इनके भी कुछ कोर्स यानी मैथ्स के कोर्स जो है वो हम यूट्यूब पर फ्री में लाने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हम वीडियो के अगले पार्ट में मिलते हैं जहाँ पर उसका एंट्रेंस कॉर्नर देखने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।